तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोर शोरों से अच्छे से चल रही होगी। तैयारी का मायने मेरे लिए हमेशा से रहे हैं कि जो चीज़ें हमने लिख दी, जो चीज़ें हमने एक बार पढ़ दी, वो हमेशा के लिए हमें याद हो जानी चाहिए। और एक बारी में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए याद नहीं होती, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बार बार उन चीज़ों का रिवीजन करना चाहिए। हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी की क्लासेस हम UKT+C के पैटर्न के अनुसार और उनके सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है वैसे वैसे हम हिंदी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 1 महीने में होपफुली हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, जितने भी टॉपिक उन्होंने दिए हैं वो सारे टॉपिक कंप्लीट भी हो जाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो शुरू करते हैं, हिंदी को पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हमको हिंदी में पढ़नी है। और हिंदी की क्लासेस अगर आपने देखी होगी प्रीवियस, तो आधी क्लासेस हिंदी की हो चुकी है। आज हमारे पास हिंदी का एक नया टॉपिक होगा, और वो टॉपिक होगा हमारे पास देवनागरी लिपि। हमारे पास आज एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा देवनागरी लिपि। तो आप आज हेडिंग डालेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से कांस्टेबल में भी क्वेश्चन था, देवनागरी लिपि से पटवारी के पेपर में भी क्वेश्चन था। तो इनको पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगेन यहाँ से कोई क्वेश्चन बने। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण और दोष, ये सारे के सारे हमारे सिलेबस में पेपर में क्वेश्चन है। RO ARO के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी ऐसी भाषा जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। या BPDO के पेपर में था कहीं क्वेश्चन ऐसा, रिसेंट के एग्जाम में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये हमारे सिलेबस में है। तो इस देवनागरी लिपि के बारे में कुछ बातें जो हमें जानने योग्य है, कुछ बातें जो एग्जाम में आ सकती है, कुछ फैक्ट मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वही चीज़ आपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आफ्टर दैट आपको उनको याद करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है उद्भव। पहला मुद्दा हमारे पास होना चाहिए, और वो मुद्दा होना चाहिए उद्भव का। या देवनागरी लिपि है तो देवनागरी लिपि कहीं ना कहीं से तो आई होगी, कुछ ना कुछ तो बातें इसके लिए बोली जाती होगी। तो देवनागरी लिपि के लिए बोला जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से ही इसका नामकरण हुआ था। क्या बोला जाता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। गुजरात के नागर ब्राह्मण, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर, के नाम पर इसका नाम, किसका नाम? देवनागरी लिपि। इसका नाम क्या पड़ा? नागरी लिपि पड़ा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ? इसी देवनागरी लिपि में क्या लिखी गई है? संस्कृत। संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी। और संस्कृत को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, संस्कृत को क्या बोलते हैं? देवों की भाषा। देवों की भाषा कहते हैं संस्कृत को, और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो इसके नाम क्या आगे? इसके नाम क्या आगे? आफ्टर दैट इसके नाम क्या आगे? क्या जोड़ दिया गया? देव जोड़ दिया गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी लिपि पड़ गया। आप इसे प्रॉपरली अपने नोट अगर बना रहे हैं तो आप प्रॉपरली लिख सकते हैं कि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? देवनागरी पड़ गया था, क्योंकि संस्कृत को देवों की भाषा कहते हैं, और इसको सम्मान देने के लिए बाद में इसका नाम देव जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब कांस्टेबल के पेपर तक अगर हम पहुंचे तो कांस्टेबल के पेपर में क्या क्वेश्चन आ रखा था, यह आप सब लोगों को पता है। गुजरात के राजा थे, इसका उद्भव, या यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा पहला यूज, अरे देवनागरी लिपि का पहली बार तो कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया होगा। यही कांस्टेबल का पेपर देखना आप, उसमें आया था कि पहली बार इसका यूज गुजरात के राजा जय भट्ट के अभिलेखों में हुआ था। गुजरात के राजा, तो मैंने बता दिया गुजरात के राजा, उसका नाम था जय भट्ट। कांस्टेबल का पेपर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो कांस्टेबल के पेपर में आ रखा था कि देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन थे। तो मैंने बता दिया गुजरात में हुआ था। अब मैं ये भी आपको बता दूं गुजरात का भी कौन राजा था। तो गुजरात के राजा का नाम था जय भट्ट, और इसी के शिलालेखों में पहली बार देवनागरी लिपि का यूज देखने के लिए मिला। शिलालेखों में, इसी के शिलालेखों में पहली बार देवनागरी लिपि देखने के लिए मिली है। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इसका जो शिलालेख था वो कब का था? तो 7th और 8th सेंचुरी का था। तो 7वीं 8वीं सदी का एक शिलालेख जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। और गुजरात से भी जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, किसका प्राप्त हुआ है? वो हुआ है जय भट्ट का, और उसी के शिलालेख में पहली बार हमको देवनागरी लिपि देखने के लिए मिली। अब यहां से क्या क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपने नोट करके लिखना है कि दक्षिण भारत में दो
साम्राज्य हुए थे, बार बार पेपरों में आता है। एक लिख नया है विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं तो जिस दिन मैं हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दूंगा पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में पढ़ाऊंगा। विजयनगर साम्राज्य व राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी आपने पढ़ा है के समय मैक्सिमम विकास हुआ। देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे, जीके के क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। आजकल आपको पता है कि पेपर का लेंथ, पेपर का टाइप, पेपर का ब्रांड बन गया, मीन्स कि अब क्वेश्चन बड़े हैवी आ रहे हैं। तो 4 वंश दे देगा आपको दक्षिण भारत के, निम्न में से किस वंश का उल्लेख या किस वंश के सामने देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, या किस वंश के समय देवनागरी लिपि अपने पीक पॉइंट की थी, या निम्न में से किस वंश ने देवनागरी लिपि का विकास में सहयोग दिया है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। तो कहते हैं विजयनगर साम्राज्य और राष्ट्रकूट वंश के दौरान, विजयनगर साम्राज्य और राष्ट्रकूट वंश के दौरान देवनागरी लिपि अपने पीक पॉइंट पे थी, देवनागरी लिपि अपने पीक पॉइंट पे थी। तो मैंने लिख दिया कि देवनागरी लिपि का मैक्सिमम विकास इनके सामने हुआ था। विजयनगर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने करी थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने करी थी। और इस विजयनगर को विजय बोले तो जीत, इसका एक नाम आता है, इसको बोलते जीत का शहर। एक्स्ट्रा फैक्ट है ये। और इसकी जो कैपिटल थी, इसकी जो कैपिटल थी या इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। और इस हम्पी से एक क्वेश्चन आपने कमेंट करके बताना मेरे दोस्त कि हम्पी के जो अभिलेख है, ये हम्पी के जो स्मारक है वो कौन से नोट पे हैं? भारत की एक करेंसी पे इसके वो भी है चिन्ह है। भारत की करेंसी, नई नई करेंसी आई थी, जैसे मंगलयान कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, रानी का बाव कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा हम्पी के अभिलेख, ये हम्पी का चित्र किस किस नोटों पे देखने के लिए मिलता है? 10 के नोटों पे, 20 के नोटों पे, 50 के नोटों पे, 100 के नोटों पे। तो आपने कमेंट करके बताना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और राष्ट्रकूट के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो राष्ट्रकूट के बारे में इतना पता है कि इसके संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। अगर क्वेश्चन आएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी? दंती दुर्ग ने। और इनकी जो कैपिटल थी वो अगर मैं आपको बता सकूं तो इनकी कैपिटल थी मान्याखेत, इनकी कैपिटल थी मान्याखेत। कभी हिस्ट्री जब प्लेलिस्ट शुरू करूंगा जीके में तो जरूर इनको पढ़ाऊंगा। एंड राष्ट्रकूट वंश इंपॉर्टेंट क्यों जाना जाता है, बार बार पेपरों में आता है, इन्होंने ही बनाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर कभी क्वेश्चन आएगा एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया, किस वंश ने बनाया था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं तुम्हें हिंदी के साथ जीके रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्ट आए थे कि विजयनगर साम्राज्य और राष्ट्रकूट वंश के दौरान देवनागरी लिपि का सर्वाधिक विकास हुआ था। ऐसा क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया। तो थोड़ा सा हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट के बारे में एलोरा का कैलाश मंदिर बड़े लेवल पे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और आपको बताना एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया किसने, ठीक है? आप इसका नाम भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, बार बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए और 2 क्वेश्चन आपने कमेंट करके बताना है। आप हमारा विकास करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है, कैसे कैसे चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलेगी वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देवनागरी लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि का अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट में आएगा विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी को मैं ना जाने कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं। विनोबा भावे को बहुत बार मैं विनोबा भावे जी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं बार बार इनके बारे में बताना उचित नहीं समझता। प्रीवियस क्लास अगर आपने मेरी देखी तो आपको याद हो गया होगा, भारत के पहले व्यक्ति जिनको रेमन मैक्स से अवार्ड मिला था और पहले व्यक्ति जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था तेलंगाना से, ये आपको पता होना चाहिए। बार बार मैंने पुरानी क्लासेस में पढ़ा रखा, अब आगे नहीं लिखा रहा हूं मैं, आप पुरानी क्लास देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो विनोबा भावे ने देवनागरी लिपि को, मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देवनागरी लिपि को क्या नाम दिया है? तो नाम दिया है लोकनागरी। देखो अच्छा क्वेश्चन नहीं आ गया कि विनोबा भावे ने देवनागरी लिपि को क्या कहा है, या देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि किसने कहा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि कहा जा सकता है, या देवनागरी लिपि को लोकनागरी किसने कहा था? तो विनोबा भावे ने कहा था। अब विनोबा भावे कौन है ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ये आपको पता होना चाहिए, होगा भी। दूसरा क्वेश्चन, अभी आपने देखा विजयनगर साम्राज्य, अभी आपने देखा विजयनगर साम्राज्य, हाँ कि ना? आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े थे। और विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में हमने देखा था कि
देवनागरी लिपि का कहीं ना कहीं विकास माना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो दान पत्र है ना, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के जो दान पत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के दान पत्रों में देवनागरी लिपि को क्या कहा गया है? तो विजयनगर साम्राज्य के दान पत्रों में, विजयनगर साम्राज्य के दान पत्रों में देवनागरी लिपि को नंदनागरी कहा गया, नंदनागरी कहा गया। तो ध्यान रखना, देवनागरी लिपि, देखो दोबारा, अब तुम क्या समझे शॉर्टकट में, अगर क्या समझे तुम, देवनागरी तो तुम सबको पता है, देवनागरी ही क्या है, लोकनागरी पता चल गया आपको, एंड लोकनागरी क्या है, नंदनागरी। तो ये फैक्ट है। तो देखो आपको कितनी बातें पता चली। हमारी हिंदी की जो लिपि थी वो तो देवनागरी थी, और देवनागरी को ही लोकनागरी किसने कहा है, विनोबा भावे ने कहा है, और नंदनागरी कहाँ कहा है, विजयनगर साम्राज्य में कहा गया दानपत्रों। तो ऐसे नोट्स बनाइएगा आप कि जो समझ में भी आई चीज है, पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट को समझो, हर एक चीज का एक मतलब होता है, हर एक चीज का एक पॉइंट होता है, तो उन पॉइंटों को समझो, उन मतलबों को समझो, उन मुद्दों को समझो और सीखो। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के बारे में बेसिक सी बातें आज हमें पता चली है, और मैंने आपको बता दिया है कैसी कैसी चीजें होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, और देवनागरी लिपि के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था हिंदी, और हिंदी के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिंदी की जननी, हिंदी की माता किसे कहा जाता है, संस्कृत से। कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी, हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ था। तो ऐसी देवनागरी लिपि डायरेक्ट नहीं बनी थी, देवनागरी लिपि की जननी भी कोई और है देवनागरी लिपि की माता जी भी कोई और है, देवनागरी लिपि का उद्भव भी कहीं और से हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी, तो हिंदी की जननी क्या मानी जाती है, संस्कृत। तो ऐसी देवनागरी की जननी क्या मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि। क्या मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि। यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक फैक्ट आपके पास ये भी हो गया एक्स्ट्रा। हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत। ये तो आपको मैंने पुरानी क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा देवनागरी की जननी कौन है, तो ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ओके, ठीक है। अगला देवनागरी लिपि के बारे में आपको क्या बोला जा सकता है, यह क्वेश्चन ना रिसेंट के एग्जाम में आया था। 4 भाषाएं आपको दे रखी थी, और वो आपको बताना था कि निम्न में से कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं है। तो ध्यान रखना, आपने बोला हिंदी की लिपि देवनागरी है, और आपने बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सच बोला मेरे दोस्त। मगर नहीं, हिंदी के अलावा एक और भाषा है, और ये आपने पढ़ा भी है, और उस भाषा का नाम है नेपाली। नेपाली की लिपि भी क्या देखने के लिए मिलती है, संस्कृत। आफ्टर दैट महाराष्ट्र वालों की एक भाषा होगी, और वो है मराठी, और मराठी की लिपि भी क्या देखने के लिए मिलती है, देवनागरी। एंड द लास्ट वन हमने देखा था कि हिंदी की जननी होती है संस्कृत, और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में बोला गया है, लिखा गया है। तभी तो हमने बोला था कि संस्कृत को देवों की भाषा कहते हैं, और नागरी लिपि के आगे भी तब देव जोड़ दिया था, दैट्स वाई वो देवनागरी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और मैंने ये तुम्हें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं विजयनगर और राष्ट्रकूट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप एक्स्ट्रा फैक्ट को पसंद करते होंगे, और इनको नोट डाउन भी करते होंगे, चीज़ों को याद भी करते होंगे, ठीक है। और देखो, हिंदी, नेपाली, मराठी और संस्कृत, इन सब की लिपि क्या है, इन सब की लिपि है देवनागरी। देवनागरी के बारे में वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिएगा। अगली हेडिंग, अगली चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि है। देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि है। ये क्वेश्चन ना कब काम आएंगे, आजकल उत्तराखंड के पेपर नहीं देख रहे हैं आप, कथन वाले, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि है, सत्य है असत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आदर्श लिपि है देवनागरी लिपि। सारी लिपियां आदर्श लिपियां नहीं होती। आदर्श लिपि उस लिपि को कहा जाता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग ध्वनि हो, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग ध्वनि हो, साउंड भी अलग हो। जैसे ये का है तो इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे
माँ है अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, जा है अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। लिख अलग तरीके से रहे तो प्रोनाउंस भी अलग तरीके से कर रहे हैं। मुद्दा कब है? अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी को इसको क्या पढ़ेंगे? CHA, चा पढ़ेंगे, लगभग अंग्रेजी में से चा पढ़ेंगे। मगर तुम जैसे CH लिखोगे तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग कैसे? CHEMISTRY, केमिस्ट्री ऐसे लिखते थे ना, ज्यादा मुझे तो आता भी नहीं है बट ऐसे लिखते थे शायद से। तो यहां पे देखो एक केमिस्ट्री बन जाता है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में देखो कहीं पर इसे CH को चा बोलते हैं, कहीं पर CH को का बोल रहे हैं, दिक्कत हो जाती है। तो एक ही शब्द के लिए सेम वर्ण नहीं है। तो यहां पे देखो हिंदी में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग ध्वनि होती है, ठीक है। दो वर्णों के लिए एक ही ध्वनि नहीं हो सकती है, जबकि अंग्रेजी में कुछ साइलेंस वर्ड भी होते हैं, यहां नहीं है ऐसा कुछ। तो हिंदी एक प्रकार, सॉरी देवनागरी एक प्रकार की क्या है? आदर्श लिपि है, और आदर्श लिपि उसे बोलते जो मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला, देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है, देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है? लेफ्ट टू राइट है। ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। देवनागरी लिपि इधर से इधर तो लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड हो गया या राइट हैंड हो गया, तो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। और देवनागरी की लिपि में सिरोरेखा इंपॉर्टेंट होती है, सिरोरेखा का इस्तेमाल किया जाता है, सिरोरेखा का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। सिरोरेखा किसे बोलते हैं? सिर बोले तो सर, और रेखा बोले तो लाइन। तो जैसा मैं लिख रहा हूं कमल, तो ऊपर से डालते ना ऐसे, तो यही होगी सिरोरेखा। समझ में आ रही बात? वैसे ये देवनागरी लिपि का दोष है, देवनागरी लिपि की नेगेटिविटी है। कौन? सिरोरेखा। आगे हम पढ़े वाले हैं, आइए सिलेबस में भी देवनागरी लिपि के दोष। भले देवनागरी लिपि में सिरोरेखा का यूज किया जाता है, ऐसा डंडा और कई लिपि में नहीं मार रहे, और हम यहां पे लिख रहे हैं अर्जुन, समझो इस बात को। और ऊपर से मैं ये लाइन मार रहा हूं, इसी लाइन को क्या बोलोगे आप? सिरोरेखा। अब मैं कह रहा हूं ना ये नेगेटिव चीज है, क्या जरूरत है इसकी? क्या मैं अर्जुन लिख रहा था तो ऐसा था अर्जुन, पढ़ा जा सकता था ये लगभग लगभग। ये जबरदस्ती हम डाल रहे हैं और ये कोई भी मीनिंग नहीं होता था। मतलब जो सिरोरेखा है ना, ये किसी भी वर्ड में मीनिंग नहीं देता, कुछ नहीं। जैसे मैंने अर्जुन लिखा, मैं नॉर्मल आजन लिख रहा था, इसमें मैंने ये डाला, ये कुछ मीनिंग देता है ऊ की साउंड, ये डाला, ये कुछ मीनिंग देता है रा की साउंड, ठीक है। मगर मैं ये सिरोरेखा डाल रहा हूं, ये कुछ भी मीनिंग नहीं देता, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का दोष है ये, कि फालतू में इसको ऐड कर दिया, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है ना। समझो इस बातों को। तो ये कथन वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। कथन वाला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि हिंदी एक आदर्श लिपि है, हिंदी का स्वरूप लेफ्ट से राइट हो जाता है, और हिंदी में सिरोरेखा का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों कथन सत्य है, और सिरोरेखा क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज इन चीजों को याद कर लीजिएगा। कैसे कैसे चीजें याद होगी, कैसे कैसे नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी लिपि के कुछ दोष भी तो होंगे, कुछ कमियां भी तो होगी। हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, कुछ ना कुछ फायदे भी होंगे। आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी कुछ पॉजिटिविटी भी होगी, आपकी कुछ नेगेटिविटी भी होगी। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, हम में भी कुछ अच्छाई भी होंगी और कुछ बुराई भी होंगी। सर्वगुण संपन्न आजकल वर्तमान समय में कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसके दोषों में 3 दोष आते हैं। पहला दोष ये आता है कि सिरोरेखा का ओनली यूज सजावट है। मतलब सिरोरेखा का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। शब्द की मीनिंग वो चेंज नहीं कर पाता। अर्जुन को बिना सिरोरेखा के भी लिखूंगा अर्जुन पढ़ा जाएगा, कमल को बिना सिरोरेखा के भी लिखो कमल पढ़ा जाएगा। ऊपर से बस सजावट के लिए डाल दिया गया कि ये एक वर्ड है, कुछ मीनिंगफुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका 200 में आता है। अगला, यूपीएसआई का पुराना पेपर सॉल्व आउट करोगे, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान में रखना। रा के रूप। अभी जब मैं तुम्हें वर्त नहीं पढ़ाऊंगा तब भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा रा के रूप। अब क्वेश्चन पता कैसा आ रखा था, समझो इस बात को। क्वेश्चन आ रखा था कि हिंदी वर्णमाला का ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको सर्वाधिक तरीकों से लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला का ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको सर्वाधिक तरीकों से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है यूपी के पेपर में, ध्यान रखिएगा। वर्णमाला, इसके बाद टॉपिक है वर्णमाला हमारा, तो वर्णमाला हम पढ़ेंगे।
वैसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं यूट्यूब में वर्णमाला, बट इस सीरीज को कंटिन्यूसली दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो समझो आप इस बात को, रा के रूप, रा को 4 तरीके से लिखा जाता है और हिंदी की वर्णमाला में सभी व्यंजनों में सबसे ज्यादा तरीके से रा ही लिखा जाता है। कोई नहीं लिखा जाता ज्यादा तरीकों से रा। जैसे का को लिखने का एक ही तरीका है का, और कोई तरीका ही नहीं है। तुम लिख सकते हो ज्यादा, आधा का लिख सकते हो, मगर और नहीं। आ को लिखने का तो कोई और तरीका ही नहीं है आ, मगर जो रा है ना, रा से राम जी, जय श्री राम, रा को लिखने के बड़े तरीके, कितने? 4। तो कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसको 4 तरीके से लिखा जाता है? रा। एग्जाम्पल दूं, पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया राम, एक रा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कर्म, ये भी तो रा है कि नहीं है? दूसरा मैं बोलूंगा क्रम, ये भी तो रा है, क्रम। और एक मैं बोलूंगा आजकल हड़ताल चल रही थी ना ट्रक वालों की, ट्रक, ये भी तो रा है। तो हिंदी वर्णमाला का एकमात्र ऐसा व्यंजन जिसको सर्वाधिक तरीकों से लिखा जा सकता है वो है रा। और रा को सर्वाधिक तरीकों से लिखा जाता है, बट कितने तरीकों से? तो रा को लिखा जाता है आपका 4 तरीकों से, राम कर्म क्रम ट्रक। राम कर्म क्रम ट्रक। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिएगा, चीजें कैसे है। समझ में आई बात? होप सो आपकी बात समझ में आई होगी। तो ये हिंदी के कहीं ना कहीं दोष है कि एक व्यंजन को लिखने के 4 तरीके कैसे हो सकते हैं भाई, ये गलत है। दूसरा, इसका एक और दोष देखने के लिए मिलता है कि आप खुद बताओ उस दोष के बारे में, आप सबको पता है, बट क्वेश्चन कैसा आएगा? हिंदी वर्णमाला का एकमात्र ऐसी मात्रा, मात्रा बोले तो स्वर, स्वरों को ही मात्रा है कहते हैं, एकमात्र ऐसी मात्रा जिसको लिखा पहले जाता है अब पढ़ा बाद में जाता है, लिखा पहले जाता है और पढ़ा बाद में जाता है। तो कहो बताओ, हिंदी वर्णमाला के या हिंदी का ऐसा कौन सा स्वर है जिसको लिखा पहले जाता है और पढ़ा बाद में जाता है पता आपको? नहीं पता आपको? तो मैं आपको बताता हूं, वो दोष है उसका ई। ई को लिखावट पहले, ठीक है, और इसका वर्णन जो होता है बाद में होता है। यह भी एक दोष है, क्योंकि जिसको पहले लिखेंगे उसको पहले पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसको पहले लिख देते हैं और पढ़ते बाद में, तो ये भी तो कहीं ना कहीं दोष है। नॉर्मली तो जिसको पहले लिखेंगे उसको पहले पढ़ेंगे ना। देखो मैंने यहां पे राम लिखा है तो पहले रा लिखा है, तो पहले रा ही तो पढ़ूंगा। अब मां बाद में लिखा तो बाद में पढ़ूंगा। मगर एक मात्रा ऐसी है ना, उसको लिख तो पहले देते हैं मगर पढ़ते बाद में। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हारी समझ में आ भी नहीं रहा है। देखो जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूं, इस दोष के मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं, क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं? किताब। इसमें ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है, आप देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मात्रा है, इसको पहले लिखा ना, ये पहले है, का उसके बाद में लिखा है। पहले ये मात्रा है और का उसके बाद आया है। पहले तो ये मात्रा आई ना, ये मात्रा। अजब की पढ़ते कैसे है? पहले क ई ताब, क ई ताब, पहले का पढ़ते हैं। लिखते समय पहले क्या लिखा है? मात्रा, और फिर लिखा है का, फिर लिखा है ता, फिर लिखा है ब। मगर पढ़ेंगे कैसे? पहले का, फिर उसमें ई की मात्रा, की ताब। तो ऐसी कौन सी मात्रा है? वो है ई। तो क्वेश्चन आएगा, हिंदी वर्णमाला की वह कौन सी मात्रा है जिसे लिखा तो पहले जाता है पर पढ़ा बाद में जाता है? समझ में आएगा? जैसे आजकल बर्फ उर्फ गिर रही है, लेके चलो तुझे ऐसे शहर में बर्फ पड़े है जहां, ऐसा एक रील वायरल हो रहा है ना आजकल। तो शिमला जाना होगा आपको, तो आप में क्या करोगे? ई की मात्रा पहले लिखिए, मगर हम इसे सा के बाद पढ़ेंगे, शिमला। तो ई की मात्रा कैसी मात्रा है जिसे लिखा पहले जाता है और पढ़ा बेचारी को बाद में जाता है? तो ये भी देवनागरी लिपि के दोष है। ये भी आपके यूके ट्रिपल का एक सिलेबस में था कि हिंदी और देवनागरी लिपि के दोष, तो मैंने आपको बता दिया है क्या है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। स्क्रीन से मैं हट जाता हूं। अब पहले आप लोग बोलते थे कि बीच स्क्रीन में मैं खड़ा रहता हूं, अभी मैं तुम देख दोगे कि पढ़ाते पढ़ाते स्क्रीन से गायब ही हो जाता हूं, कि जिससे तुम स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और कुछ नहीं करोगे तो अपने व्हाट्सएप पे लगा दो,
दो चार पढ़ने वाले तो तुम्हारे होंगे साथ के, क्योंकि अगर तुम तैयारी कर रहे होंगे तो तुम्हारे दोस्त भी तैयारी ही कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा चैनल को प्रचार प्रसार करो, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आप भी मदद कर दो तो चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। और अगर आप में से कोई कोटद्वार से ही बिलोंग करता है हमारे कोटद्वार से, और आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाह सकते हैं, तो आपका स्वागत है ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाऊंगा मैं कंटिन्यूसली, ओके, और सारे सब्जेक्ट भी उसमें आपके कवर अप करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी। अब अगली हेडिंग, देवनागरी लिपि में सुधार। पटवारी के पेपर में यहां से क्वेश्चन था, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, पटवारी के पेपर में इंपॉर्टेंट करके ये हेडिंग पढ़ेंगे, इसमें जी के ज्यादा समझ में आएगी। इसके बाद हम ग्रामर भी पढ़ने वाले हैं। तो देवनागरी लिपि में जब दोष है तो सुधार तो करना पड़ेगा, जैसे आप में कुछ कमियां है तो सुधार तो करोगे ना। अब मैं, तुम देखा भी होगा, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे, जो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, सजेशन देते हैं। तो मैं उनको एक मैसेज हर किसी को लगभग करता हूँ कि यार आपको अगर कुछ कमियां लगी तो कमियां बता दो। मैं हमेशा करता हूँ, जिन्होंने मुझे मैसेज किया होगा वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फील कर रहे होंगे, मैं हर किसी को सेम मैसेज करता हूँ। कोई मुझे नया बंदा ऐड होता है मेरे साथ, तो यार भाई तो मुझे कुछ कमियां हैं पढ़ाने के तरीके में, तो आप उन कमियों को बता दीजिएगा। जैसे कि आप कुछ कमियों को बताओगे मुझे, अब मैं उन कमियों को सुधारूंगा तो और अच्छा नहीं हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली वैसे ही पढ़ाऊंगा, मुझे मेरी कमी पता ही नहीं लगेगी, तो मुझे लगेगा मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, बट ऐसा नहीं है। कमियां हर किसी में होती है और हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए अच्छे लेवल को अचीव करने के लिए। तो देवनागरी लिपि में कुछ कमियां रही होगी, इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, और सारे सुझाव कैसे कैसे काम आते हैं तो उनको देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखो, पहला सुझाव है सावरकर बंधुओं का। पहला सुझाव है सावरकर बंधु का। इनका सुझाव क्या था? आ की 12 खड़ी, आ की 12 खड़ी का सुझाव। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, आ की 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, मगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। होता क्या है आ की 12 खड़ी? 12 खड़ी हमने स्कूल में नहीं पढ़ी थी, कक्का किक्की कुक, ऐसे नहीं पढ़ते थे, कक्का किक्की कुक्कू केकई कोकऊ, ऐसे पढ़ते नहीं थे हम हिंदी मीडियम वाले। अंग्रेजी वाले तो डोंट नो, बट हिंदी मीडियम में हम पढ़ते थे। ये सावरकर बंधु पता नहीं कौन है भाई, इसने बोला आ की 12 खड़ी भी होनी चाहिए, सुझाव दे रहा भाई, एडवाइस दे रहा, आ की भी करो। आ की 12 खड़ी होती तो कैसे करते? आ ई को कैसे लिखते? ई ऊ ऐसे लिखते, मगर ये होता क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया। सुझाव मतलब आप मुझे कोई सुझाव दोगे कि ऐसे करो ऐसे करो, जरूर है ना, मैं वो करूंगा ही करूंगा, मैं कोशिश करता हूं अच्छा करने की, पर ये मतलब नहीं कि तुम मुझे कोई भी ऑर्डर दो मैं वही करूंगा, है कि नहीं है? तुम मुझे कोई भी ऑर्डर दो मैं वही करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब में डाला था कि इतना 790-19 का ऑफलाइन बैच, और एक कमेंट उसमें ऐसा भी आ रखा था कि आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो आप, ऐसा कुछ समथिंग करके नेगेटिव कमेंट था, मैं बोल भी नहीं सकता। मैं भाई ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा, बिजली का बिल कौन देगा भाई, अपने जेब से पढ़ाऊंगा कि तुम लोगों को? यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा तो रहा हूं, इससे ज्यादा क्या करूं? इससे ज्यादा बिजली का बिल, रूम रेंट में तो मैं 36,000 रुपये कोटद्वार में खुद रेंट पे रहता हूँ, इस हॉल का किराया क्या जेब से थोड़ा ना भरूंगा? खुद सोचो यार ये। और कोई भी ऑफलाइन क्लास तुम किसी भी शहर में उत्तराखंड के पढ़ते होंगे, इतने में तुम्हें कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा ऐसा कंटेंट विद डिजिटल बोर्ड, ठीक है? ध्यान रखो, आप चीजों को समझो। तो ऐसी सुझाव हुई है, ये सुझाव दिया था, वैसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बना भाई? आ की 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन, आप बोलोगे सावरकर बंधु, परंतु ध्यान रखना 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी में नागरी प्रचारणी सभा है। नागरी प्रचारणी सभा का मतलब क्या होगा? नागरी, देवनागरी लिपि वाला नागरी। हाँ, देवनागरी लिपि का पहले नाम नागरी था, तो उसके आगे बाद में संस्कृत को देव जोड़ा गया, तो नागरी लिपि वाला नागरी। तो काशी में काशी नागरी प्रचार की सभा ने अस्वीकार किया। तो क्या क्वेश्चन निकल के आया मेरे दोस्त, समझो।
क्वेश्चन क्या निकल के आया? क्वेश्चन आएगा आ की 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आप क्या बोलेंगे? सावरकर बंधु। आफ्टर दैट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सावरकर बंधुओं के सुझाव को कब कैंसिल आउट किया गया था? तो सावरकर बंधुओं के सुझाव को कैंसिल आउट किया था आपका 1945 में। और किसके द्वारा किया गया था? कासरी नागरी प्रचांडी सभा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे डॉक्टर गोरख प्रसाद। अगला सुझाव था डॉक्टर गोरख प्रसाद जी का। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्रा को व्यंजन के दाएं और रखने का सुझाव दिया। मात्रा को व्यंजन के दाईं ओर रखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था दोस्त? तो यह दिया गया था गोरख प्रसाद द्वारा। कैसे? अभी मैं कैसे लिखता हूं? कुमारी ऐसा लिखता हूं ना। देखो, इसमें कौन सी मात्रा है? ऊ की। इसमें कौन सी मात्रा है? आ की। इसमें कौन सी मात्रा है? ई की। है कि नहीं है? अरे छेंच की नीचे समझम भी आऊं तुम्हारे। कुछ कुछ तो ऐसे होते ना, समझ ही नहीं आते उनकी। कोई नाम बोलो मात्रा वाला। बोलो। कर्णावती। तो यहां पे भी एक मात्रा है आ की और यहां पे भी एक मात्रा है ई की। है कि नहीं है? आपके चहीते मोदी जी। तो यहां पे कौन सी मात्रा है? ओ की। यहां पे कौन सी मात्रा है? ई की। यहां पे कौन सी मात्रा है? ई की। तो मात्राओं को क्या लिख रहे हैं? साथ साथ ही तो लिख रहे हैं, चिपका के तो लिख रहे हैं। मगर इसने क्या बोला? गोरख प्रसाद जी ने मात्राओं को व्यंजन के दाईं ओर लिखो, नोट चिपका के। तो क्वेश्चन आएगा मात्राओं को व्यंजन के दाईं ओर लिखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो आप क्या बोलोगे? गोरख प्रसाद जी द्वारा। गोरख प्रसाद जी की राइटिंग में मोदी जी कैसे लिखेंगे? मा ओ द ई। वर्ण विच्छेदी बोल दिया उसने कि इन पे मत लिखो, मात्राओं को अलग लिखो। ऐसे वर्ण विच्छेद टाइप का। मात्राओं को व्यंजन के दाईं ओर लिखो। कुमारी को कैसे लिखता गोरख प्रसाद? का उ मा आ रा ई। ऐसे कि व्यंजन के राइट साइड, राइट ही तो हो गया है, व्यंजन के राइट साइड, व्यंजन के राइट साइड लिखो। तो क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया होगा अब तो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा दोस्त, कुछ कुछ होंगे ऐसे भी। तो क्वेश्चन आएगा मात्राओं को व्यंजन के राइट ओर लिखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था गोरख प्रसाद जी द्वारा। नेक्स्ट नाम लिखेंगे हम। ये काफी अच्छा सुझाव था, इसका यूज हम करते हैं श्याम सुंदर दास। इसका यूज हम ठीक ठाक लेवल पे कर लेते हैं, श्याम सुंदर दास। इनका सुझाव था पंचमा अक्षर की जगह या पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का क्या करो? प्रयोग। अनुस्वार बोले तो ये मतलब जैसे कि मेरे को लिखना है, कंचन, तो मैं यहां पे क्या डाल सकता हूं? बिंदु डाल सकता हूं। जबकि कंचन कैसे लिखना है मुझे? कंचन। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं अंजलि, जबकि मुझे अंजलि कैसे लिखना चाहिए था? अंजलि। तो बोलने का मतलब यह है, ये पंचमा अक्षर है, ये पंचमा अक्षर की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम गंगा को लिख देते हैं गंगा, मगर जबकि गंगा को कैसे लिखना चाहिए हमें? गंगा। है कि नहीं है? तो हम नॉर्मली इसकी जगह पंचमा अक्षर की जगह क्या यूज कर लेते हैं? अनुस्वार का इस्तेमाल कर लेते हैं। पंचमा अक्षर किसे बोलते हैं? जिनका स्थान वर्णमाला में 5वें नंबर पे आता है। क ख ग घ ग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब ब म। ये पंचमा अक्षर है। ठीक है, जैसे हमें झंडा लिखना है ना, ऐसे अणा तो है ये, मगर हम इसकी जगह ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार अनुस्वार लिख देते हैं, तो पढ़ लेते हैं मुझसे। तो ये अनुस्वार वाला सुझाव किसका है? श्याम सुंदर दास का। ये काफी अच्छा सुझाव है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पंचमा अक्षर के स्थान पर
अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बोलोगे श्याम सुंदर दास द्वारा दिया गया था। ये भी काफी अच्छा है, आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे काशी श्रीनिवास। अगला नाम काशी श्रीनिवास। अगला सुझाव है आपके पास, अगला सुझाव आपके पास काशी श्रीनिवास। तो काशी श्रीनिवास जी ने क्या बोला? महाप्राण, काशी श्रीनिवास जी ने बोला महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण के साथ, अल्प प्राण के साथ का प्रयोग करो। इसको गुरु चिन्ह बोलते हैं, अंग्रेजी में तुम एस बोल सकते हो, गुरु बोलते से। अब पहले तो तुम्हें अल्प प्राण महाप्राण समझाने होंगे। वैसे भी आज हमारे UKTPLSC का जो सिलेबस दे रखा है पार्ट 1 का, आज आखिरी टॉपिक है। कल से हम ग्रामर में इस पहुंच जाएंगे, वर्णमाला पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी UKTPLSC के सिलेबस के अनुसार देख लेना, हर एक टॉपिक मैंने करवा दिया है। कल हम जंप करके चले जाएंगे ग्रामर में, पहली टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला। वहां पे मैं दोबारा समझा दूंगा तुम्हें, क्योंकि वर्णमाला में तो समझाना ही पड़ेगा। अब वैसे भी मैं वर्णमाला पहली बार पढ़ा चुका हूं, इस बार वर्णमाला और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। लेट्स सी, अल्प प्राण महाप्राण, जैसे मैं यहां पे बोलूंगा ना का, ख, ग, घ, ग। एक और एग्जांपल, च, छ, ज, झ, यू। तो जो ये है ना, ये इसी को तो बोलते हैं अल्प प्राण, इसको क्या बोलते? महाप्राण। इसको बोलते अल्प प्राण, इसको बोलते महाप्राण। सेम ये हो गया अल्प प्राण महाप्राण, ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण। प्राण किसका पर्यायवाची? वायु का। अल्प मतलब कम, जहां पे कम वायु निकले अल्प प्राण। महा मतलब ज्यादा बड़ा, अब प्राण मतलब वायु, जहां पे ज्यादा प्राण निकले वायु निकले वो बड़ा। क कम, क का ही बड़ा भाई ख, ज्यादा हवा निकली ख। ग उसी का बड़ा भाई घ। च उसी का बड़ा भाई छ। ज उसी का बड़ा भाई झ। तो जहां पे ज्यादा निकलेगा महा, जहां पे कम निकलेगा कम। तो ये भाई क्या बोल रहा है कि महाप्राण होना ही नहीं चाहिए। देखो, महाप्राण के स्थान पे अल्प प्राण के साथ गुरु का यूज करो। तो इसके अनुसार कैसा हो जाता, अगर मैं इसी का कहना मान लेते ना हिंदी वाले, तो ये क्या बोलता? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। ये महाप्राण वर्णों के स्थान पर, महाप्राण था ना ये, तो ये डिलीट कर दिया। इसकी जगह क्या बोला उसने कि अल्प प्राण के साथ ये लिख दो, इसको खा पढ़ लो। महाप्राण था ना ये, इसको डिलीट ही कर दिया और अल्प प्राण के नीचे गुरु का साइन बना दिया, दैट्स इट। तो ऐसे ऐसे सुझाव भी थे। तुम में से भी कई लोग मैसेज करते हैं, ऐसे उठपटांग से सुझाव दे देते हैं, वो मानने योग्य नहीं होती वो बातें। तो फिर जैसे कोई बोलता है ज्योग्राफी पढ़ाओ, कोई बोल रहा नदी तंत्र पढ़ाओ। अबे उत्तराखंड का कल्चर मैं कंप्लीट करूंगा तब तो पढ़ाऊंगा, पहले उत्तराखंड का कल्चर कंप्लीट तो होने दो। सभी चीज़ें कैसी हो सकती है? कोई बोला रीजनिंग, तो रीजनिंग की क्लास आपको मिल जाएगी। मैंने संडे का प्रॉमिस किया था, संडे को तो आई नहीं, बट इस संडे श्योरली आपको रीजनिंग का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, श्योरली 101%, किसी भी कीमत पे रीजनिंग की क्लास संडे को आपको मिल जाएगी। तो ये समझ में आ रहा है। तो काशी श्रीनिवास जी ने क्या सुझाव दिया था वो मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया है। तो आज हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी? कुछ नए फैक्ट मिले, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले होंगे, तो जरूर क्लास को 1-2 बच्चों को और तक पहुंचाओ। आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और नहीं किया तो कर दो भाई, और 2-4 लोगों को और इस चैनल को पहुंचाओ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में हिंदी की ग्रामर के साथ। कल से हमारी वर्णमाला शुरू हो जाएगी। कोई टॉपिक छूटा नहीं है, आप भी सिलेबस देख सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक छूटा होगा तो मैं उसका जस्टिफाई दे दूंगा या उसको करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।